हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बोर्ड का जो लास्ट ईयर का जो मॉडल पेपर था, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था जो एग्जाम में आया था, वो लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर पूरा आपके लिए। इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं हम पार्ट ए का। हमारे पास पार्ट ए स्टार्ट करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, हमें किन 7 थिंग्स का ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन पेपर पर अपने रोल नंबर लिख लेने चाहिए। सेकंड थिंग, हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने चाहिए। थर्ड थिंग, हमें जितने भी आंसर्स है वो क्या देने चाहिए, जो हमें आंसर बुक दे रखी है उसी के अंदर लिखने चाहिए। फोर्थ थिंग, जिन क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट का आंसर हमें एक साथ देना चाहिए। फिफ्थ थिंग है हमारा बोर्ड का जो पेपर आता है वो किस टाइप से आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पता होगा कि हमारे बोर्ड के मॉडल पेपर में सेक्शंस आते हैं। क्या आते हैं? सेक्शंस। कौन कौन सेक्शन होते हैं हमारे पास? A, B, C और D, 4 सेक्शन होते हैं हमारे बोर्ड के मॉडल पेपर के अंदर। और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ लिखते हैं हम क्वेश्चंस, और उनके जो मार्क्स होते हैं यहाँ लिखते हैं हम अपने मार्क्स। तो जो सेक्शन ए होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कौन कौन से होते हैं? 1 to 10। क्या होते हैं? 1 to 10। और जो बी सेक्शन होता है उसमें होते हैं हमारे क्वेश्चंस 11 to 15। सेक्शन जो सी होता है उसमें होते हैं 16 to 25। एंड सेक्शन डी होता है उसमें होते हैं 26 to 30। इसका मतलब हमारे पास पूरा मैथ्स का जो पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। और जो सेक्शन ए होता है हमारा, प्रत्येक क्वेश्चन उसमें 1 मार्क्स का होता है। यहाँ लिखेंगे हम 1 मार्क्स। और अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ तो 10 क्वेश्चन होने से कितने मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास? 1 × 10 = 10 मार्क्स हो जाएगा। सिमिलरली 11 to 15 जो क्वेश्चन है हमारे पास, ईच क्वेश्चन क्या होता है? 2 मार्क्स का होता है। और हमारे पास 11 to 15 टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 मार्क्स का। यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20 मार्क्स हो जाएंगे। और जो सेक्शन सी है हमारा 16 to 25, तो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर हमारे पास 10 और ईच क्वेश्चन होता है हमारा 3 मार्क्स का। तो क्या हो जाएगा? 3 × 10, तो मार्क्स बन जाएंगे हमारे मार्क्स बन जाएंगे हमारे पास 30। और जो 26 to 30 हमारे पास टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 5 और ईच क्वेश्चन होता है हमारा 6 मार्क्स का। तो यहाँ हो जाएंगे 6 × 5 क्या बन जाएंगे हमारे पास? 30। तो ये भी कितने मार्क्स का हो चुका है हमारे पास? 30। तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें हम तो यहाँ टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30, 30, 10 और 10 क्या बन जाएगा? 80। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 80 मार्क्स। तो जो पेपर आएगा हमारे पास वो कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड में आने वाला है। इन 80 मार्क्स में से मैं अभी क्या कराने वाला हूँ, लास्ट जो पेपर आया था हमें उसका क्या करने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उसका भी इस वाले लेक्चर के अंदर केवल और केवल पार्ट ए करने वाला हूँ, यानी कि 10 मार्क्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। और अगर इन 10 मार्क्स को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप 10 में से 10 मार्क्स तो अच्छे से गेन कर पाओगे। और इसी प्रकार हम आपको आगे के पार्ट बी और आगे के और भी पिछले साल के पेपर और मॉडल पेपर हम आपको कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। इससे पहले हमारे रूल नंबर 6 की ओर जाते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और 29 है उसमें क्या है हमारे पास? इंटरनल चॉइस है। मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो में क्या आएगा? और में आएगा। मतलब 2 में से हमें एक क्वेश्चन करना है, वो कोई भी आप कर सकते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 होगा वो क्या होगा? हमारा ग्राफ का क्वेश्चन होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ग्राफ हमें बोर्ड की तरफ से, इस बात के बारे में कभी भी ना घबराएं कि हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, हमें ग्राफ लेकर जाना है या बोर्ड देगा। तो आपको बता दूं, बोर्ड आपको ग्राफ देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 बातें जो मेरी तरफ से बताना चाहता हूं मैं आपको। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठें तो उसके अंदर सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? क्वेश्चन को रीड कीजिएगा केयरफुली, यानी कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। जब तक क्वेश्चन को आप रीड नहीं करेंगे तो आपके उस बोर्ड के एग्जाम में कंडीशन माइंड की क्या होती है आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके उस समय क्वेश्चन को कभी कभी गलत रीड करने के भी चांसेज बढ़ जाते हैं। तो उस माहौल के अंदर आपको क्वेश्चन फिर भी क्या करना है?
अच्छे से सोचना है और रीड करना है और फिर अपने आंसर को स्टार्ट करना है। और सेकंड थिंग, आप जब भी स्टार्ट करें पेपर तो वैसे तो आप जो चाहे वो सेक्शन पहले लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जिन बच्चों को इस बारे में बताया है उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ। उसमें पहला नाम आता है हमारा विनीता पटावत और कुमकुम रामावत। इन दो बच्चों ने मैंने जैसे जैसे बताया उन्होंने तैयारी की अच्छे से, उसी प्रकार से इन दोनों बच्चियों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लास्ट ईयर के एग्जाम में गेन किए हैं। और भी बाकी बच्चों ने 93, 94 एंड 95 मार्क्स भी गेन किए हैं। लेकिन हमें किसकी ओर आगे बढ़ना है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की ओर आगे बढ़ना है। और इसी प्रकार अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहें तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकता हूं मैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। और दूसरी बात और इम्पोर्टेंट कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरी कॉपी जो है क्या होने वाली है, फिल होने वाली है, अब मुझे नई कॉपी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको नई एक्स्ट्रा कॉपी, सप्लीमेंट्री कॉपी मिल सकती है। लेकिन एक शर्त है कि आपने कोई भी पेज या एक्स्ट्रा लाइंस वहाँ पर स्पेस न छोड़ा हो, एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस न छोड़ा हो। उसी कंडीशन में आपको जो एग्जामिनर है, जो आपकी ड्यूटी दे रहा है, वो आपकी पहले कॉपी चेक करेगा कि आपने कहीं स्पेस तो नहीं छोड़ा है। उस कंडीशन में वो आपको न्यू कॉपी, सप्लीमेंट्री कॉपी दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम से ठीक 15 मिनट पहले यानी कि 15 मिनट पहले आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले क्या करना है, आपको एग्जाम हॉल में बैठना है और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सारे पेपर को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद कौन सा सेक्शन कैसे करना है इस बात का विशेष ध्यान दें। तो मैं बता रहा था आपको कि मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको विद रीजन बताने वाला हूँ कि किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करेंगे और किस सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन ए को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन डी को, फिर क्या करेंगे, सेक्शन डी को उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। और क्यों करेंगे इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब हम सेक्शन सी को अटेम्प्ट कर रहे हो, उस सेक्शन सी के अंदर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस है और इन 10 क्वेश्चंस के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये जो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इस टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम सेक्शन डी को अटेम्प्ट करते हैं। यदि हमारा इनमें से एक क्वेश्चन बाई चांस गलती से छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 मार्क्स ही कम होंगे। लेकिन हमारा अगर सेक्शन डी में से एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को सब कुछ आते हुए भी उनका स्पीड या उनका किसी और कारण से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है और उसके मार्क्स में कमी आ सकती है। सबसे पहले करेंगे हम सेक्शन ए अटेम्प्ट, फिर करेंगे सेक्शन डी और उसके बाद सेक्शन बी और उसके बाद सेक्शन सी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सेक्शन ए, डी, बी और सी। इस क्रम में अगर आप, इस ऑर्डर में अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की चांसेस एकदम 0 हो जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए का, जिसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन है इसके अंदर और 10 मार्क्स हम गेन करने वाले हैं। और यदि आप इन 10 क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें तो आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, इस बारे में भी हम जल्दी से जल्दी आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 62 बाय द्वंद्व योग मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व बहुत जल्दी से इजीली रूप से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको एक पूरा मेथड समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, द्वंद्व योग मेथड क्या होता है, द्वंद्व योग मेथड। द्वंद्व योग मेथड क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं किसी भी नंबर का द्वंद्व। अगर हमें निकालना हो द्वंद्व ऑफ
द्वंद्व ऑफ 3। तो कभी भी सिंगल नंबर का जब द्वंद्व निकालेंगे तो इसका मतलब जो नंबर ये 3 है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है ऊर्ध्व त्रिज्याम मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब 3 और 3। तो हम इसमें क्या करते थे, इस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करते थे, तो क्या हो जाता था 3 × 3 यानी कि 9। और यहाँ पर उस 9 को ऐसा ना लिखकर हम क्या लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं। क्या क्या होगा इसका द्वंद्व, 3 का स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर नंबर 1 न देकर 2 डिजिट की बात पूछ ली जाए द्वंद्व के अंदर, तो उसका द्वंद्व क्या होगा हमारे पास, द्वंद्व ऑफ 67 मान लो। तो 67 का द्वंद्व क्या निकलेगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रूल की बात करें तो क्या होगा 2 × 6 × 7। लेकिन अगर हम इसके ऊर्ध्व त्रिज्याम यानी कि जहाँ से ये आया उसकी बात करें तो क्या होगा, 6 7 को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। और इससे क्या होगा, हमें क्या करना है इसके अंदर 6 × 7 करना है और प्लस यहाँ भी क्या करना है 6 × 7। तो ये कितनी बार आ चुका है, ये 2 टाइम्स आ चुका है। इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और यदि हमें 3 डिजिट का द्वंद्व निकालना हो तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो नंबर है हमारे पास 3 4 5, इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट और लास्ट को 2 से मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 और बीच वाले का करेंगे स्क्वायर, दोनों को कर देंगे हम ऐड। देखा जाए तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऊर्ध्व त्रिज्याम मेथड यूज हो रहा है। कैसे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 3 4 5 और वापस लिखूँ 3 4 5, तो इसमें क्या करते थे हम, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे और बीच वाले की बीच वाले से, मतलब 4 × 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, और 3 × 5 1 टाइम, फिर 3 × 5 सेकेंड टाइम। तो 3 × 5 2 टाइम आ चुका है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, 2 से। अब हम जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, इसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करते हैं। अगर नंबर आ रखा हो हमारे पास 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, नंबर किस में है, इवन डिजिट्स में है, यानी कि 1 2 3 और 4 डिजिट्स है। तो लास्ट 2 को लिखेंगे किस में, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 × 3 × 6 प्लस फिर बीच में भी कितने बच चुके हैं, 2 डिजिट बच चुके हैं, तो क्या लिखेंगे इसको भी 2 × 4 × 5। अब अगर द्वंद्व निकालना हो हमें 5 डिजिट्स का, यानी कि 5 6 7 8 और 9, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले लास्ट 2 डिजिट्स का क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 5 × 9 प्लस फिर सेकंड लास्ट डिजिट का क्या करेंगे, 2 × 6 × 8। एंड जो लास्ट में बच जाता है हमारे पास अगर सिंगल डिजिट, जो क्या है 7, उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो आइए आपको बात समझ कि आखिर द्वंद्व होता क्या है। द्वंद्व कुछ और नहीं, ऊर्ध्व त्रिज्याम का ही क्या है, दूसरा रूप है, इस बात को ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है हमारे, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 62। तो हमें 62 का स्क्वायर निकालना है द्वंद्व योग मेथड से। तो तरीका क्या है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे हम बाई द्वंद्व योग मेथड, बाई द्वंद्व योग मेथड। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके पेयर बनाएंगे, किस टाइप से देखें एक बार। तो लिखेंगे द्वंद्व ऑफ 6, फिर द्वंद्व ऑफ 62 एंड लास्ट द्वंद्व ऑफ 2। जैसे हम करते थे ऊर्ध्व त्रिज्याम में, उसी टाइप से इस मेथड में भी करना है। पहले 6, फिर 62 और फिर 2 का। हमने अभी जस्ट सीखा है कि 6 का द्वंद्व क्या होता है, 6 का स्क्वायर। एंड हमें सीखा है 62 का द्वंद्व क्या होता है, 2 × 6 × 2। और हमने अभी सीखा है कि द्वंद्व 2 का क्या होगा, सिंगल डिजिट का क्या होता है, उसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 6 = 12, 12 2 = 24 एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमें पता है कि द्वंद्व और ऊर्ध्व त्रिज्याम दोनों एक ही मेथड देखा जाए तो इसमें भी क्या करना है, लास्ट डिजिट हमें केवल रखनी है। तो यहाँ पहले से ही क्या है, लास्ट डिजिट है, इस 4 को यहाँ रखेंगे और इस 2 क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 36 में 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 38।
तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा हमारे पास 3, 8, 4 एंड 4। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और हमें पता है कि हमारे फर्स्ट कॉलम में जितने चाहे डिजिट आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा x + 1 x + 2 = x - 5 एंड x - 6। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस बात का और ध्यान रखना है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स से है। तो हमें इस इक्वेशन को भी सॉल्व किससे करना है, वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। नॉर्मल डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करते जाए, इनको मल्टीप्लाई करते जाए, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल करते जाए और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाए। लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, चैप्टर 1 से दिया गया है, जो हमारी पहले एक्सरसाइज 1.4 थी। इस बार की बुक को बोर्ड ने थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। जो हमारे एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 और 4 होती थी, उन्हें केवल एक्सरसाइज 1 के अंदर यानी कि एक ही एक्सरसाइज में कर दिया गया है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। ये क्वेश्चन हमें सूत्र परावर्त्य योजियत से दिया गया है। सूत्र परावर्त्य योजियत के अंदर 4 टाइप के फॉर्मूला डिराइव किए गए हैं, जिसमें ये हमारा 3rd नंबर फॉर्मूला है। क्या था इसका फॉर्मूला, अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा लर्न करते हैं। x + a x + b = x + c एंड x + d की फॉर्म में था ये। और जब इस फॉर्म में क्वेश्चन था तो लिखते हैं एक बार x + a x + b x + c एंड x + d। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में था और इस फॉर्म को इन्होंने क्या किया, सूत्र परावर्त्य योजियत की हेल्प से x की एक वैल्यू निकाली, जो क्या थी वैल्यू थी हमारी CD - AB अपॉन a + b - c - d। ये थी हमारी इसकी वैल्यू। तो मैंने इस टाइप के पूरे मेथड के लिए एक वीडियो बना रखा है, एक लेक्चर बना रखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन की फॉर्म है और इसकी वैल्यू किससे निकलेगी, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को निकालना। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और हम बता दें आपको कि a कौन है, b कौन है, c कौन है और d कौन है। x तो हमारे पास x ही है। कभी कभी यहाँ पर x की जगह पर 2x दे दी जाए या 3x या कुछ और वैल्यू दे दी जाए, तो वहाँ पर हमें यहाँ पर x की जगह 2x लिखेंगे और फिर 2 का क्या कर देंगे, पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर x ही है। a, b और c और d की बात करते हैं। तो a क्या है हमारे पास +1, b क्या है +2 और यहाँ पे क्वेश्चन प्लस की फॉर्म में है, तो c क्या है हमारे पास -5 और d क्या है हमारे पास -6। ये चाहे तो आप वैल्यू को लिख सकते हैं, a, b, c और d की वैल्यू को, चाहे तो माइंड में भी सॉल्व करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें c × d करना है, यानी कि -5 × -6 करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर -5 और -6 माइनस एज इट इज a और b की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 और 2 की, यानी कि 1 और 2। फिर क्या करना है, हमें a और b को साथ में लिखना है, प्लस करके a कितना है 1, b कितना है 2 और फिर माइनस साइन एज इट इज। और c कितना है हमारे पास -5 और d भी कितना है -6। यहाँ लिखते हैं -5 और यहाँ लिखते हैं -6। अब थोड़ा इनको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 6 जा 30 एंड माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 30 और माइनस एज इट इज 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे हम 2। और अपॉन की बात करें तो 1 + 2 एक बार लिखते हैं एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +5 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +6। यहाँ लिखते हैं +5 और +6। अगर ऊपर देखें तो इसका आंसर आएगा 28 और नीचे देखें तो 6 5 11 11 2 13 एंड 13 एंड 1 14 और 14 से अगर ये कैंसिल आउट होता है तो क्या हो जाएगा 2। तो हमारे जो x की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2। ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 68 एंड 119। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टर के थ्रू एंड सेकंड मेथड है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। और यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है कि आपको यूक्लिड से ही करना है या प्राइम फैक्टर से ही करना है। तो आप यहाँ चाहें तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।
मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड करवा रहा हूँ ताकि आपको 2 क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आ जाए इसी लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम प्राइम फैक्टर के थ्रू इसको सॉल्व करना। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68 एंड सिमिलरली यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 119। तो इसके प्राइम फैक्टर करें अगर 68 के तो क्या आएंगे 68 प्राइम फैक्टर, यहाँ करेंगे 2 से जाएगा हमारे पास 34, 2 से जाएगा 17 और 17 से जाएगा 1। तो उसको लिखें तो क्या आ जाएगा 2 यहाँ पर 2 टाइम आया है तो 2 स्क्वायर इंटू 17। और 119 की बात करें तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको जाएंगे तो देखो 2 से नहीं जाने वाला, अगर 3 से चेक करें 3 का रूल क्या होता है, इन तीनों को ऐड करें 9 1 10 और 10 और 1 11। 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं जाने वाला। और पीछे अगर 2 डिजिट लास्ट चेक करें वो अगर 4 से जाते हों तो ये 4 से भी नहीं जाने वाला, 5 से भी नहीं जाने वाला, 6 से भी नहीं जाने वाला, किस जाएगा ये 7 से जाएगा। तो 7 से जाएगा कितनी बार ये 7 1 जा 7, पीछे बच्चे 4 और 4 and 9 हो जाएंगे 49। तो 7 7 जा 49, फिर 17 से आएगा कितनी बार 1 टाइम। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 7 इंटू 17, ये आ चुके हैं हमारे पास इसके फैक्टर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है इनका HCF। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर अगर कैसे निकालते हैं, इन दोनों में जो टर्म कॉमन आ रही हो उसकी लीस्ट पावर क्या होती है हमारी HCF होती है। तो यहाँ पर 2 और 7 में कोई कॉमन नहीं आ रहा और 17 और 17 कॉमन कौन आ रहा है, केवल 17 ही कॉमन आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 17 और कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब एक और बात ध्यान दें, हमें इसी क्वेश्चन को क्या करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, ये है हमारा इसका सेकंड मेथड। क्या है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे इसको बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, पहली बात तो ये जो मेथड डिराइव किया था या जो उसने एक्सप्लेन किया था वो कौन था, यूक्लिड। और यूक्लिड को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं मैं आपको कि ये जो मेथड काम आता है वो कहाँ काम आता है, जब हमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का HCF फाइंड आउट करना हो। तो फिलहाल हम केवल सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, इस मेथड को सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। तो पहला काम इस मेथड में क्या होता है, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है जिसकी क्या जो होती है लिखते हैं A = BQ + R, और जहाँ पर R की वैल्यू क्या होती है लेस देन B और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो R की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और बराबर या B से छोटी होती है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। और अगर शॉर्ट में बात करें तो A क्या होता है हमारा डिवाइड एंड, B होता है डिवाइजर या डिवीजर, R होता है हमारा रिमाइंडर और जो Q होता है वो हमारा क्वोशेंट होता है। इस बारे में हमें सबको पता है। तो स्टार्ट करें उससे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर A और B की वैल्यू। A होती है हमारी ग्रेटर वैल्यू और B होती है हमारी स्मॉलर वैल्यू। तो A है हमारे पास ग्रेटर यानी कि क्या आ जाएगा 119 एंड B है हमारा 68। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, इन वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो A आ जाएगा हमारे पास 119, इसमें पुट करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। और स्टेप फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 119 और B आ जाएगा 68। और Q और R कैसे आएंगे, डिवाइड करने से ही आएंगे। तो डिवाइड करते हैं 119 में 68 का। अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 119 से, वैल्यू कितनी बढ़ जाएगा ये 1 टाइम। तो यहाँ करते हैं उसको 1 टाइम, ये आ जाएगा 68 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारे पास 51। तो क्वोशेंट क्या आ गया, इसी अकॉर्डिंग इनटू में करेंगे 1 एंड रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 51। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। और स्टेप कहाँ तक करने हैं, जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ करते हैं हमारा स्टेप सेकंड।
स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम यहाँ पर, स्टेप सेकंड में करेंगे यहाँ पर जो ये 68 है वो लिखेंगे यहाँ पर, और जो 51 है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। मतलब जो इक्वल के बाद की वैल्यू है, जस्ट बाद की वैल्यू है, वो लिखेंगे इक्वल से पहले, और जो एकदम एंड में जो वैल्यू है वो लिखेंगे इक्वल के बाद। क्यों, देखिए यहाँ क्या करना है हमें, ये जो 68 है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मतलब जो 68 है वो क्या बन जाएगा इस बार मेरा a, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा मेरे पास b बन जाएगा। तो b बन जाएगा, तो करते हैं इसका डिवाइड, ही जाएगा हमारे पास 1 टाइम, क्या लिखेंगे 51, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 17। तो कोसेंट क्या आया हमारे पास 1 एंड रिमाइंडर क्या आया 17। तो स्टेप थर्ड क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर 51 और यहाँ लिखेंगे 17, क्योंकि हमें पता है इक्वल के बाद की वैल्यू को यहाँ लिखना है और 17 को यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 17 लिखेंगे बाहर और 51 लिखेंगे यहाँ पर। ये जाएगा हमारे पास 3 टाइम, तो 17 3 होता है 51 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर आया 0। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो और सेकंड मेथड पसंद आया होगा। तो क्या आएगा इसका HCF, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है तो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था वो यहीं पर एंड होता है, और HCF क्या आएगा हमेशा इक्वल के बाद वाला, या ये कह सकते हैं कि जिसमें लास्ट हमने जो इससे डिवाइड किया है वो क्या होगा हमारा HCF होगा। तो देखिए दोनों में HCF क्या है हमारे पास 17 आया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब पहले तो हमें जानना होगा कि क्वेश्चन हमारा कौन सी एक्सरसाइज से है। ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6 से। इसमें हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें इन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस यानी कि 6 के 6 रेशियोज़ की क्या करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसे अगर रेडियन में बोलें तो क्या होगा 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2 रेस्पेक्टिवली। तो बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ की। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ क्या करना है, tan स्क्वायर है यानी कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे इसको होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है tan 60 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या कर देंगे हम √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या बनता है 3 एंड 3 एज इट इज। √3 का स्क्वायर बनता है वापस 3 एंड 2 का स्क्वायर बनता है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 9/4। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करें तो इजी सॉल्व होगा, एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 + 9 क्या बन जाएगा 21, तो क्या बन जाएगा 21/4। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ sin 2a = cos a - 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें यहाँ से क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा, sin 2a = cos a - 18। आप चाहें तो इन दोनों में से किसी की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 7.2 से है, तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से क्या करना है, एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, या तो इस साइन को कॉस में बदल देंगे या इस कॉस को साइन में बदल देंगे। दोनों में से करना कोई एक काम है, दोनों काम नहीं करने, वरना क्वेश्चन और ज़्यादा वापस क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड और सेम फॉर्म में बन जाएगा वापस। तो देखें यहाँ हम क्या करेंगे, इस साइन ए को क्या करते हैं चेंज करते हैं, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। इसको भी कर सकते हैं, मना नहीं है, ध्यान रखना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस 90 - थीटा, ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। कहने का मतलब इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ थीटा की जगह क्या है 2a है, तो क्या लिख दूँगा यहाँ पर मैं 2a की फॉर्म में लिख दूँगा। तो क्या हो जाएगा कॉस 90 - 2a, और ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, यानी कि कॉस a - 18 डिग्री। अब क्या करना है, ये दोनों कॉस सेम हैं, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या बचेगा 90 - 2a, यहाँ बचेगा a - 18।
अब क्या करना है, हमें ए को एक तरफ कर लेना है और नंबर्स को एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप चाहें तो -2a को इधर भी भेज सकते हैं, तो मैं इसको इधर ही भेज देता हूँ। यहाँ पड़ा था a और 2a और आ गया, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a और -18 क्या बन जाएगा इधर आकर +18, तो 90 + 18 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 108 डिग्री और यहाँ आ जाएगा 3a। हमें क्या निकालना है, केवल यहाँ से a निकालना है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में था, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 108/3 और अगर चेक करेंगे इसकी वैल्यू को डिवाइड करके तो आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। तो a क्या आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल इन अ प्लेन। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारा कौन से चैप्टर से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 लोकस से आया हुआ है जो 1 मार्क्स का है। तो लोकस होता क्या है, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा रास्ता या ऐसा बिंदु पथ, इसको हिंदी में कहते हैं हम बिंदु पथ, यानी कि बिंदुओं का एक ऐसा पथ जो दी गई कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इसके बारे में और डिटेल में तो बाद में बात करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, राइट द लोकस, हमें लिखना है लोकस किसका, ऑफ द सेंटर, किसका सेंटर, रोलिंग सर्कल इन अ प्लेन। अगर एक किसी प्लेन के अंदर, ये एक मान लो एक प्लेन है, इस प्लेन पर एक क्या हो रहा है, सर्कल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। मान लीजिए ये एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, इस प्लेन में घूम रहा है। इसके सेंटर का क्या बताना है, हमें लोकस बताना है। तो इस प्लेन के साथ साथ सेंटर क्या आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और इन सब पॉइंट्स को अगर मिला दे जाए तो क्या आएगी, एक गिवन प्लेन के पैरेलल लाइन आएगी। तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज अ पैरेलल लाइन, इट इज अ पैरेलल लाइन टू द गिवन प्लेन, टू द गिवन प्लेन। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF इन विच AB इज इक्वल्स टू 1.6, DE इज इक्वल्स टू 2.4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो हम सबसे पहले समझते हैं, ये दो मान लेते हैं हमारे ट्राइंगल है AB और C, ये हमारे पॉइंट्स है, एंड सिमिलर है किसके, एक ट्राइंगल और है हमें दे रखा, वो क्या है DE और F, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमें AB दे रखा कितना 1.6 सेंटीमीटर, और जो हमें DE दे रखा है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो ये जो है हमारा चैप्टर 11 से क्वेश्चन है। चैप्टर 11 में एक थ्योरम आती है हमारे पास, क्या है थ्योरम, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर भी इस थ्योरम को क्या करने वाले हम यूज़ करने वाले हैं। तो क्या है थ्योरम, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे हमने जो साइड्स दे रखी है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है ऑलरेडी, क्योंकि AB और DE दे रखा है, और AB फर्स्ट 2 एंड DE भी फर्स्ट 2 है, मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या आ जाएगा, AB और DE का होल स्क्वायर आ जाएगा, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। और AB कितना दे रखा है हमें 1.6 दे रखा है, और D दे रखा है 2.4। क्या करना है हमें, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और 16 और 24 कौन सी टेबल से कट होते हैं, 8 की टेबल से। ये जाएगा 8 की टेबल से 2 टाइम और 8 की टेबल से 3 टाइम, तो आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इसका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4:9।
ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 2 प्लेयर्स ए एंड बी प्लेज चेस मैच। 2 प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, चेस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ गिवन दैट, हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच बाय ए कितनी है, 5/6। हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच बाय बी, यानी कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो निकालते हैं। इट इज़ गिवन दैट P ऑफ ए कितना, 5/6। हमें क्या निकालना है, P ऑफ B निकालना है, वो भी कितना, नहीं होने का। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर ये जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है तो नहीं जीतने की कितनी होगी। हम अगर शॉर्ट में बात करें तो 1/6, लेकिन अगर मेथड से बात करें तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, P ऑफ ए प्लस P ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। हमें क्या निकालनी है, ए के नहीं जीतना या बी के जीतने की, दोनों क्या है, एक ही बात है। पहले क्या करते हैं, हम ए के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो जीतने की कितनी है, 5/6। P ऑफ नॉट ए एज इट इज इक्वल्स टू 1। हमें निकालना है यहाँ से P ऑफ नॉट ए प्लस 5/6 क्या हो जाएगा, -5/6। तो 6 1 जा 6, 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1/6। ये क्या आ चुकी है, ए के नहीं जीतने की। और हमें पता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच बाय बी क्या आ जाएगी, हमें पता है कि P ऑफ नॉट ए ये क्या होगा, P ऑफ B होगा, जो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/6। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए फेयर ऑफ ए कार फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 20 रुपीज़। कहने का मतलब हमारी जो कार है अगर हम उसमें जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर जाना हो तो 20 रुपीज़ लगेंगे, और अगर ज़्यादा जाना हो तो पर किलोमीटर के हिसाब से क्या लगेगा, 11 रुपीज़ लगेगा। आफ्टर 1 किलोमीटर इज 11 रुपीज़। हमें मान लो द फाइंड द टोटल फेयर ऑफ 15 किलोमीटर्स। हमें कितना जाना है, 15 किलोमीटर्स तक जाना है, तो उसका फेयर कितना होगा, हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना, 20 रुपीज़। और हमें अगर आफ्टर 1 किलोमीटर जाना हो तो आफ्टर पर किलोमीटर फेयर इज ₹11। हमें कितने किलोमीटर तक फेयर फाइंड आउट करना है, 15 किलोमीटर तक फेयर फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हमने दे चुके हैं, जो कितना है 15, और हमें 14 किलोमीटर और जाना है, और 14 किलोमीटर के हिसाब से 11 रुपीज़ पर किलोमीटर है, तो 14 × 11। तो क्या लिखेंगे, टोटल फेयर ऑफ 15 किलोमीटर। हमें 20 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए। आफ्टर हमें 14 किलोमीटर और जाना है, तो 1 किलोमीटर के कितने लगते हैं हमारे पास, 11 रुपीज़। 14 जाना है तो 14 × 11, तो 20 का 20 एज इट इज़। बॉड मास स्कूल के अकॉर्डिंग पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास 154। दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 174। इतने रुपीज़ क्या लगेंगे हमें 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। हमें गिवन है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। जो काइट है वो ग्राउंड से कितना हाइट है, 75 मीटर हाइट पर। ये है मान लो हमारा ग्राउंड, ये है ग्राउंड, इस ग्राउंड के ये है हमारा ग्राउंड यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से 75 मीटर डिस्टेंस पर यानी कि हाइट पर एक काइट जो क्या है, उड़ रही है। ये काइट हमारी उड़ रही है। और आगे दे रखा है ग्राउंड अटैच टू अ स्ट्रिंग। ये क्या है, काइट क्या कर रखी है, अटैच कर रखी है एक स्ट्रिंग से, वो इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। और वो जो इंक्लाइंड है वो कहाँ से है, 60 डिग्री पर अटैच्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहाँ दे रखा है हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या निकालनी है, इस ये जो स्ट्रिंग है, जो धागा है,
उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम निकालते हैं फाइंड आउट। उससे पहले थोड़ा लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमने डायग्राम बना लिया है। पहला काम होता है हमें क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम को बनाना। अब इसको करते हैं नेमिंग। नेम देते हैं इसको, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड लिखेंगे जो गिवन है, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड कितना 75 मीटर। और अगर शॉर्ट में दिखें तो उसका नाम हो जाएगा AC। AC कितना दे रखा है हमें 75 मीटर। सेकेंड थिंग हमें और भी गिवन है जो एंगल है ABC इंक्लाइंड कितना 60 डिग्री। तो लिखते हैं एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है दे रखी है हमें BC। क्या दे रखी है BC। तो BC क्या करने में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कौन सा रेशियो यहाँ यूज़ होने वाला है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। उसका बेस्ट तरीका है जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर। और जो हमें फाइंड आउट करना है इसे कहते हैं हम हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो कॉमन आता है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो कॉमन आता है, इसका पता लगाने के लिए हमें एक ट्रिक याद होनी चाहिए। वो क्या है ट्रिक, हमें पता होना चाहिए कि PVP अपॉन HHB। इसका शॉर्टकट तरीका हमें पता होना चाहिए। कई तरीके हैं जिसमें पहला तरीका है पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक्स। दूसरा तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी कई तरीके आपको मिल जाएंगे इसको याद करने के। हमें क्या करना है, केवल इस पर फोकस करना है और पता करना है कि ये यहाँ कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रेशियो लगने वाला है। तो मैंने बताया P और H में कॉमन कौन है, तो P और H का ये रहा। इससे कहते हैं हम साइन थीटा, इससे कहते हैं कॉस थीटा और इससे कहते हैं टेन थीटा। एंड अपॉन की बात करें तो B अपॉन P हो जाएगा कॉट थीटा, H अपॉन B हो जाएगा सेक थीटा और H अपॉन P हो जाएगा कोसेक थीटा। हम यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो बेस्ट क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम इन अ ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन थीटा यहाँ कितना दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास AC और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास AC और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास BC। तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जो होती है √3/2। तो यहाँ लिखता हूँ मैं √3/2 और AC जो है हमें गिवन है कितना 75 मीटर। यहाँ लिख देते हैं हम 75 मीटर अपॉन BC हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो BC क्या करते हैं हम इस साइड लेके आ जाते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो इससे BC क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा BC, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा डिवाइड में। तो 75 × 2 अपॉन √3। तो 75 × 2 क्या हो जाएगा 150। तो ये बन जाएगा हमारे पास 150 अपॉन √3। और हमें पता है रूट की वैल्यू हमें कभी भी अपॉन में नहीं रखनी, क्योंकि इससे जब डिवाइड किया जाएगा तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली वैल्यू आ जाए। तो बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास, इसका कर देते हैं हम रैशनलाइजेशन। तो √3 की मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड। तो इससे क्या हो जाएगा √3 × √3 हो जाएगा 3 और 150 √3 हो जाएगा एज इट इज। तो 150 कटेगा 3 की टेबल से कितनी बार 50 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 50 √3 और मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसको 50 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा हमें हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।